Hello champions, welcome to Kareveda. This is Ashish and we are going to start new topic for you from class 9th, that is gravitation. Okay बच्चों, so आज हम क्या करने वाले हैं, ग्रेविटेशन स्टार्ट करने वाले हैं. बच्चों का बहुत रिक्वायरमेंट थी बच्चों की कि ग्रेविटेशन स्टार्ट किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट, है ना. ग्रेविटेशन के बारे में तो बच्चों आपने पढ़ाई है, स्कूल में आपको पढ़ाया जा चुका होगा अभी तक. और ग्रेविटेशन के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो ये है कि किसने डिस्कवर की थी ग्रेविटेशन फोर्स की, आइजैक न्यूटन ने, है ना. सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन की बेसिकली क्या की थी, डिस्कवरी की थी. ठीक है, अभी ये ग्रेविटेशन होता है तो क्या है बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों ने सुना है और बुक्स में भी पढ़ा है कि आइजैक न्यूटन सर जो थे वो ट्री के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके ऊपर क्या हुआ, गिर गया. एप्पल गिर गया तो उन्होंने बोला, वहां से उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या कर दिया, डिस्कवरी कर दिया. ऐसा कहानी बोलते हैं ना, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है बच्चों. न्यूटन जी जो थे वो उन्होंने क्या किया था, बहुत पहले से एक्सपेरिमेंट करते हुए आ रहे थे इन चीजों पे. ठीक है, इस फील्ड से रिसर्च वो करते आ रहे थे और सडनली ऐसा उनके साथ एक इंसिडेंट हो गया कि एप्पल क्या हुआ, उनके सर पे आके गिरा. तो फिर उन्होंने फिर सोचना स्टार्ट किया, फिर उसके ऊपर और रिसर्च किया. ऐसा नहीं कि एप्पल गिरा और ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, नहीं ऐसा नहीं है ना. कई बच्चे तो ये भी कहते हैं कि आप लोग तो यही बोलते होंगे ना कि सर एप्पल तो गिरा तो चुपचाप उनको खा लेना था, उसके ऊपर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी उनको, है ना. तो ऐसा नहीं है बच्चों, हर किसी की थिंकिंग अलग अलग होती है. उनकी थिंकिंग जो थी बहुत वार्म थिंकिंग थी, है ना. उनकी सोच अलग ही थी, उन्होंने सोचा और वो करके दिखाया. ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कवरी की कि जो एप्पल है वो नीचे ही क्यों गिरा. तो उसके ऊपर उन्होंने कंटिन्यूसली रिसर्च किया, बहुत रिसर्च किया. तो फिर 16th सेंचुरी अप्रॉक्स 16th सेंचुरी, हाँ बच्चों, तो 16th सेंचुरी में उन्होंने बताया कि पूरे यूनिवर्स में जो सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं. अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं मतलब उन्होंने फाइनली ये फाइंड आउट किया कि जैसे कि पूरे यूनिवर्स में जो है सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे एक दूसरे कैसे मतलब सरवाइव कर पा रहे हैं. जैसे कि अर्थ जो है वो गोल है ना. तो अर्थ क्या है, गोल है. अब अर्थ के मैं जैसे ये गोल है अर्थ, तो इसके एक पॉइंट पे अगर मैं खड़ा हूं और इधर पॉइंट पे खड़ा हूं तो मैं गिर क्यों नहीं रहा हूं. और दूसरी बात, अर्थ घूम रही है तो हम गिर क्यों नहीं रहे. तो ये सारी चीजों को सोचते हुए, कंसिडर करते हुए उन्होंने ये रिसर्च निकाला कि ऑल ओवर द यूनिवर्स every object attract to each other with some attraction force, मतलब पूरे यूनिवर्स में वो क्या कर रहा है. पूरे यूनिवर्स में जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे बड़े सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं. दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन. ठीक है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला गया, ग्रेविटेशन बोला गया. ये हमारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया. ठीक, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया.
अब ये तो पता चल गया कि सारे ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम बात करें केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एवरी कंपाउंड जो है उनके जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स है, एक दूसरे को किससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अप्लाई करके क्या करते हैं, एक दूसरे से ज्वाइंट रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो वैसे ही पूरे यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट अट्रैक्शन फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उन्होंने ग्रेविटेशन लॉ दिया। ग्रेविटेशन लॉ क्या दिया उन्होंने कहा कि जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो भी क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट ले लिया, इसका मास m1, इसका मास m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ले लिया r, है ना। तो उन्होंने कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने क्या दी, F इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो उसके स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये दो चीज उन्होंने दी, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन करते हैं, फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिल जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या किया, हमको तो पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल लिमिट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं, तो यहां पे उन्होंने एक कांस्टेंट लगाया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये g जो है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोला गया। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब इस g की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, अब ये जो फोर्स है वो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का फाइंड आउट किया था हमने, है ना। तो वो कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स के लिए g की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी, जो की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू होती है 6.77 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, 6.77 इंटू 10 टू द पावर -11, 6.77 इंटू 10 टू द पावर, या फिर आप सॉरी ये है 6.67 नहीं 6.67 एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, उसको हम 6.7 भी लिखते हैं। तो 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर है बच्चों। ठीक है, अब ये तो उन्होंने अपने खुद से डिस्कवर की कि चलो इससे पहले मैं यूनिट्स वगैरह बता देता हूं आपको। जैसे कि फोर्स की यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला हमको क्या मिला, फोर्स का फॉर्मूला मिला g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमको फॉर्मूला मिला। ये कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दैट इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, अब अट्रैक्शन फोर्स जो है, फोर्स की हमको यूनिट जैसे फाइंड आउट करनी, तो फोर्स की यूनिट तो न्यूटन होती है ना। तो देखते हैं यहाँ पे न्यूटन आता है कि नहीं। चलो, जी की यूनिट क्या है, जी की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू मास m1 की यूनिट केजी, मास m2 की यूनिट केजी अपॉन r स्क्वायर, r की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये केजी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्यूटन। तो फोर्स की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन आ गई। ठीक है, यहां तक बेसिक चीजें क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों का मास है मान लो 1 kg, यूनिट मास है, इन दोनों का मास जो है वो क्या है 1 kg, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r वो कितना है 1 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस है r 1 मीटर। तो यहाँ पे पुट करके देखते हैं, g की वैल्यू
चलो जी यहाँ पे लिखता हूँ जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला, m1 की वैल्यू 1 इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर, तो आपको f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, g मिल जाएगा। मतलब अगर हम बात करते हैं पूरे यूनिवर्स में ऐसे 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 ऑब्जेक्ट की जिनका यूनिट मास है, मतलब दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका 1 kg मास है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है, ठीक है, 1 मीटर है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, g के इक्वल लगेगा, जो कि कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बच्चों देखो -11 10 टू द पावर -11 मतलब बहुत ही छोटा फोर्स है ना, बहुत ही लो फोर्स है, बहुत ही कम फोर्स है। कितना फोर्स लग, अच्छा सॉरी इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी क्योंकि फोर्स है, तो फोर्स जो है वो कितना लग रहा है 10 टू द पावर -11 के इक्वल लग रहा है, मतलब ये बहुत ही कम फोर्स लग रहा है। अगर हम छोटा ऑब्जेक्ट जैसे कि 1 kg के अप्रॉक्स अगर ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा बहुत ही छोटा लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बताई कि ये जो दो ऑब्जेक्ट, जब भी हम क्या करते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये इनका कुछ सेंटर होगा, है ना, हर एक ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास होता है ना। ये सेंटर ऑफ मास आप 11th क्लास में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं आपको यहाँ पे जनरल नॉलेज में बता दूं कि हर एक ऑब्जेक्ट का एक सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं मान लो ये मार्कर है, अब मार्कर को मैं क्या करता हूं यहां से होल्ड करता हूं या यहां से होल्ड करता हूं तो मार्कर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा इधर से, पर मैं इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ लेता हूं, मान लो यहां पे कहीं पे मैं ढूंढ लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो स्टे करने लगेगा, बैलेंस हो जाएगा। तो उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास ये है, तो यहां से इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो हमेशा हम दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस लेते हैं ना आर, अट्रैक्शन फोर्स के लिए जो न्यूटन ने डिस्कवर किया था, तो उनमें बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया अट्रैक्शन फोर्स को, तो वो आर जो होता है वो हमेशा सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है। क्लियर, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब ये तो हमने दो छोटे ऑब्जेक्ट ले लिए, अब बड़े ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किस साइड कौन अप्लाई करता है, अर्थ अप्लाई करते हैं, है ना। चलो अर्थ के लिए हम सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अभी तक हमने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। तो अर्थ के लिए हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि मान लो ये अर्थ है हमारा, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक, अर्थ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यहां पे मैंने क्या किया, एक 1 kg का फोर्स लगा दिया, बॉल छोटा सा, बहुत छोटा सा बॉल रख दिया जिसका मास कितना है 1 kg, ठीक है, बॉल रखा है या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास कितना है 1 kg है। अब इसका डिस्टेंस, अब इसके कंपेयर में अर्थ क्या, मैंने क्या पूछा, डिस्टेंस जो है वो सेंटर टू सेंटर होता है। अब इसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में इस छोटे से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, जो सेंटर होगा वो बहुत, मतलब ना के बराबर मिलेगा, है ना। अगर मैं इसमें सेंटर टू सेंटर लाऊंगा तो ना के बराबर मिलेगा, मतलब इसके बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। नहीं समझ में आया बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि अर्थ बहुत बड़ा है ना, अर्थ का शेप बहुत बड़ा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक 1 kg का फोर्स लगा रहा हूँ, 1 kg का फोर्स नहीं लगा रहा, मतलब 1 kg का मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट अप कर देता हूँ अर्थ पे। तो इसके सेंटर टू सेंटर, मैंने डिस्टेंस बताया, न्यूटन जी ने क्या बोला था कि सेंटर टू सेंटर बीच के डिस्टेंस हम मेजर करते। तो सेंटर, अगर आप इसका सेंटर करना चाहे तो अर्थ के कंपेयर में ये खुद एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, है ना। अर्थ के कंपेयर में जो 1 kg का मास हमने लिया है वो खुद एक क्या दिखेगा, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो उसका सेंटर ढूंढना पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका सेंटर कंसिडरेबल नहीं हो जाएगा क्योंकि वो एकदम ना के बराबर दिखेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगा। क्लियर है, चलो। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, या फिर आप इसको बोल सकते हो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर, ठीक है, 6.3 इंटू 10 टू द पावर 3
किलोमीटर। अब हमको क्या करना है, हमको मीटर में लिखना पड़ता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो आप क्या लिखोगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 3 और उसमें ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 10 पावर 6 मीटर हो जाएगा। चलो मास ऑफ अर्थ जो होता है वो कितना होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। वाओ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, सोचो कितना बिलियन ट्रिलियन कितना मास है इसका, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ मिल गया। अब मैं यहाँ पे इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लगा देता हूँ, Gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यही है अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो ये क्या करेगा, अर्थ जो है इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको बांध के रखेगा कि उसको इधर उधर जाने नहीं देना है या उड़ने नहीं देना है ना। अगर ये ऊपर जाता है तब भी वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। चलो तो g की वैल्यू कितनी होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर 6.67 को हम क्या लिख लेते हैं 6.7 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 6.7 लिख लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, है ना। यूनिट के साथ पुट करो बच्चों, आंसर मजा आ जाता है, अच्छा आता है। एक मास जो है वो 1 kg का है और दूसरा मास जो है वो 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg का है, अपॉन r की वैल्यू कितनी है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर केजी कैंसल आउट, आपको न्यूटन में आंसर मिल गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 12, इसको देखो आप 6.7 इंटू 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4, है ना बच्चों 6.4, यहां पे क्या मिलेगा इंटू 10 टू द पावर -11 12, तो ऊपर जाके 10 टू द पावर -23 हो जाएगा, -23 और इंटू 10 टू द पावर 24, तो ये कैंसल आउट हो गया, आपको क्या मिलेगा इंटू 10 मिलेगा, तो 6 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट बच्चों आप सॉल्व करना, आप कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9.8 न्यूटन, ठीक है। कितना मिलेगा F जो मिलेगा अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा वो कितना मिलेगा 9.8 न्यूटन का अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा कौन, अर्थ जो है वो 1 kg के मास के ऊपर, ठीक है 1 kg मास के ऊपर। अब हम इस फोर्स का डायरेक्शन, अब फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा बच्चों, है ना। आप बोलेंगे सर इस फोर्स का डायरेक्शन भी तो होना चाहिए, तो डायरेक्शन जो होता है बच्चों इस फोर्स का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं 1 kg का, तो डाउनवर्ड इधर थोड़ी ना होगा, ये रॉन्ग है, इसका डायरेक्शन किधर होगा टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे रखते हैं तो टुवर्ड्स द सेंटर, यहाँ पे रखते हैं तो टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ऑलवेज जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, कभी भी डाउनवर्ड नहीं बोलोगे आप, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ बोल रहे। चलो ये तो समझ में आया। अब और बड़ा ऑब्जेक्ट लेके सॉल्व करते हैं बच्चों, एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको इसी से रिलेटेड, है ना। अर्थ के अराउंड कौन घूमता है बच्चों, अर्थ के अराउंड घूमता है मून, है ना। अर्थ के अराउंड कौन घूमता है, मून घूमता है। तो मून और अर्थ के बीच में चलो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे मैं दे देता हूं आपको मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अभी बताया था 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg। मास ऑफ मून दे देता हूं आपको, कितना है मास ऑफ मून कितना होता है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। ये 24 और ये 22, मतलब मास ऑफ अर्थ जो है वो मास ऑफ मून के क्या होता है 100 टाइम्स ग्रेटर होता है, 100 टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। और इन दोनों से सन का मास बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों के कंपेयर में सन का मास क्या होता है बहुत ज्यादा होता है। मास ऑफ अर्थ मिल गया, मास ऑफ मून मिल गया।
दोनों के बीच का डिस्टेंस r की वैल्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, है ना। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हमको अट्रैक्शन फोर्स फाइंड आउट करना है अर्थ और मून के बीच का। तो फॉर्मूला लगा ही देंगे जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी होती है 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ अर्थ जो है वो कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू मास ऑफ मून जो है वो कितना है 7.2 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू कितनी है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5। अच्छा ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर, है ना। 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर हो जाएगा। चलो तो इसको मैं 5 की जगह यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 8 होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व कर दे। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 टू द पावर वाले को अलग लिखता हूं मैं -11 इंटू 10 टू द पावर 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 46 हो जाएगा, है ना। बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाता है, अगर बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, नीचे आपको क्या मिलेगा 10 टू द पावर 16 मिलेगा। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेशन आपको करना है बच्चों, बाकी वो मैं आपको करके दिखा दिया 10 टू द पावर वाला इंटू 10 टू द पावर 16 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 46 में से 16 गया कितना बचा 30 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 19, कितना बचेगा 19, तो 10 टू द पावर 19 बचा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो सोचो कितना अट्रैक्शन फोर्स है मून और अर्थ के बीच में, कितना ज्यादा 10 टू द पावर 20, वाह, है ना बच्चों। सोचो कितना अट्रैक्शन फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना अप्लाई कर रहा है अर्थ मून पे। ठीक है, तो ये दो चीजें पता चली। अब हमने देखा कि न्यूटन ने बताया था हमको कि F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स उसके क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक्चुअल में आया कहां से, ये कहां से आया, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो प्लैनेट हैं उनके मोशन के बारे में उन्होंने केपलर ने लॉ दिया था। ठीक है, इनका नाम है जॉन्स केपलर। ठीक है, इन्होंने भी 16वीं सेंचुरी में ही ये अपना स्टेटमेंट दिया था, लॉज प्लैनेटरी मोशन के बारे में स्टेटमेंट दिया था, लॉज बताए थे। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ था कि न्यूटन ने हमको लॉज बताया, हमको क्या बताया ग्रेविटेशन, पूरे यूनिवर्स में क्या होते हैं सारे ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण वो क्या हो रहे हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट होके बंधे हुए सरवाइव कर रहे हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि जो अर्थ के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं या सन के अराउंड जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो भी कैसे, मतलब पूरे यूनिवर्स में वो कैसे गोल गोल घूम रहे हैं कंटिन्यूअसली, है ना। तो वो सारी चीजें उन्होंने डिस्कवर की। वो उन्होंने बताया कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से क्या हो रहे हैं अट्रैक्ट होके वो यूनिवर्स में स्पेस में क्या हो रहे हैं चारों तरफ घूम रहे हैं, किसके, सन के अराउंड घूम रहे हैं, है ना। तो उनके ये तो उन्होंने थियोरेटिकल बताया था, पर केपलर ने क्या बोला, केपलर ने मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव कर दिया। केपलर ने क्या किया, मैथमेटिकली उस चीज को प्रूव किया। उन्होंने फर्स्ट लॉ बताया, उन्होंने फर्स्ट लॉ ये दिया, केपलर का फर्स्ट लॉ ये था कि जो प्लैनेट्स है ना,
प्लैनेट्स हैं वो क्या होते हैं, सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एवरी, इन्होंने क्या बोला, एवरी प्लैनेट्स travel in elliptical orbit around the sun, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि हर एक प्लेनेट जो है वो पूरा क्या बोलते हैं, सन के अराउंड जो घूमते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। अब इलिप्टिकल किसको बोलते हैं, ओवल शेप जिसको हम बोलते हैं बच्चों, है ना, ये ऐसा, ये इलिप्टिकल होता है। इलिप्स पढ़ेंगे आप लोग 11th क्लास में, मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे इलिप्स के बारे में, उसी को बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेनेट घूम रहा है, ये प्लेनेट है हमारा, और इसके दो फोकस होते हैं। हमेशा एक इलिप्स के क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं। तो उसके एक फोकस पे क्या हो रहा है, सन है ना, एक फोकस पे सन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्लेनेट जो है इसके चारों तरफ ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ इतना ही है बच्चों, और कुछ नहीं है। कि उन्होंने क्या बोला, जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जो घूम रहे हैं वो किस ऑर्बिट में घूमते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कौन सा ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया, सेकंड लॉ में उन्होंने बोला कि ये जो प्लैनेट है, ये जो सन के अराउंड, अब जो सन है वो कोई एक फोकस पे है, दो फोकस होते हैं तो एक फोकस पे है। अब एक फोकस पे यहाँ पे रखा हुआ है, सन के अराउंड प्लैनेट घूम रहा है। तो जब मैं क्या करता हूं, इस प्लैनेट का, ये मान लो ये ए पॉइंट है, यहां पे एक प्लैनेट था सेम प्लैनेट, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट। इसका मैं सन से क्या करता हूं, डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूं, ये ऐसा, ठीक है। अब ये प्लैनेट जब घूम के क्या होता है, यहां पे आ जाता है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूं ए डैश, इसको ले लेता हूं बी डैश। जब ये प्लैनेट क्या होता है, यहां घूम के इधर आ जाता है, तो इधर आ जाता है, तब मैं इसका डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं। तो देखो, इसका डिस्टेंस मेजर करता हूं, सॉरी ट्रेवल नहीं करते हैं, क्या करते हैं, मेजर करते हैं फ्रॉम द सन। ये हमारा ए डैश, ये। तो सेकंड लॉ में उन्होंने क्या बताया कि फर्स्ट लॉ में तो उन्होंने बताया कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं है। उसमें से दो फोकस होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट के, तो एक फोकस पे हमने सन को रख दिया। अब वो जो प्लैनेट है, ये जो घूम रहा है प्लैनेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं फ्रॉम द सन। फ्रॉम द सन क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो एक क्या हो रहा है, एक एरिया कवर हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एरिया है, एरिया ऑफ, मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए डैश एस बी डैश इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बन रहा है, एरिया ऑफ ए एस बी। अब एस फॉर सन ले लिया हमने, और ए डैश बी डैश जो प्लैनेट है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जब इलिप्टिकल ऑर्बिट में जब क्या करते हैं, प्लैनेट घूमता है, तो जब सन के पास आता है, जब वो सन के पास आता है तो वो क्या हो जाता है, ज्यादा एरिया कवर करता है ना। जब वो सन के पास आता है तो वो क्या कर रहा है, देखो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, और जब सन से दूर जाता है तो कम एरिया कवर करता है। तो इसलिए बोला कि उन्होंने बोला, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि इनके द्वारा, मतलब सन के नियर जब वो प्लेनेट ट्रेवल करता है और जितना एरिया कवर करता है, और सन के ऑपोजिट में ट्रेवल करता है और जितना एरिया कवर करता है, वो दोनों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो दोनों एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज व्हेन planet travels nearly to the sun, है ना, सन के नियरली क्या होता है, जब वो ट्रेवल करता है नियरली टू द सन, when planet travels,
सॉरी यहाँ पे लिखता हूं ऐसे, व्हेन प्लैनेट नियरली टू द सन देन ट्रेवल्स फास्टर, मतलब जब वो सन के नियर होते हैं तब वो क्या करते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, फास्ट ट्रेवल करते हैं, फास्टर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हो जाते हैं, फास्टर हो जाते हैं। तो फास्टर हो जाते हैं इसलिए क्या हो रहा है, ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जा रहा है। समझ में आया। अब वो कुछ केमिकली कुछ प्रूफ हुआ होगा कि सन की क्या बोलना चाहिए, हीट के कारण और वगैरह वगैरह जो भी चीजें, उन चीजों के कारण ये प्लेनेट जो है वो क्या हो रहा है, फास्टर ट्रेवल कर रहा है। तो हमको यहाँ पे सेकंड लॉ में ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि सन के पास जब वो प्लेनेट पहुंचता है तब वो क्या करता है, फास्टली ट्रेवल करता है, और सन के ऑपोजिट में रहता है, दूसरे वाले फोकस के पास रहता है, तब वो स्लोली ट्रेवल करता है, जिसके कारण दोनों के द्वार दोनों तरफ जो एरिया कवर हो जाता है वो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। अब थर्ड लॉ में क्या बताया उन्होंने, थर्ड लॉ में ये बताया कि इसको प्लेनेट का जो डिस्टेंस है, अब सन से जो डिस्टेंस है मान लो ये आर होगा, रेडियस ही है ना, रेडियस ही मानेंगे ना हम, फोकस से मतलब सेंटर पॉइंट से, इलिप्स के सेंटर पॉइंट से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो रेडियस होगा। तो जो डिस्टेंस है, रेडियस नहीं मान रहे हो तो डिस्टेंस मान लो ना, जो सन से प्लेनेट का डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसको इलिप्टिकल ऑर्डर में ट्रेवल करने में जो टाइम लगा उसके स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्या है, आर क्या चीज है, आर है डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, है ना, आर है डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, ठीक, एंड टी जो है वो टाइम टेकन बाय प्लेनेट अराउंड द सन, by planet travel around the sun, सन के अराउंड ट्रेवल करने में उसको जितना टाइम लगेगा प्लेनेट को, उसके स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तीन बेसिक लॉ थे जो केपलर नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पे क्या की थी, थ्योरी दी थी, मतलब न्यूटन की थ्योरी को उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया था ये तीन लॉ देके। फर्स्ट लॉ में उन्होंने बताया कि जो प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में ट्रेवल करता है। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि जब वो प्लेनेट जो है वो ट्रेवल करता है इलिप्टिकल में, तो जब वो सन के नियर पहुंचता है तब वो फास्ट हो जाता है, जब सन के नियर पहुंचता है तो वो फास्ट हो जाता है। अब फास्ट हो जाता है तो सन के पास जो एरिया कवर करेगा और जो सन के ऑपोजिट में जो एरिया कवर करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि ये जो सन के पास जो एरिया कवर कर रहा है और सन के अपोजिट में जो एरिया कवर कर रहा है, ये दोनों इक्वल क्यों होते हैं? तो रीजन यही है क्योंकि सन के नियर जो प्लेनेट है वो क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। ठीक है, थर्ड लॉ क्या बोलता है कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है, सन और प्लेनेट के बीच का जो डिस्टेंस है, उसका क्यूब हमेशा उसके द्वारा लिए गए टाइम के स्क्वायर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमको आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर मिल गया। अब इसी चीज को उन्होंने क्या दिया, इस चीज को न्यूटन ने यूज कर लिया। ठीक है, केपलर के इस लॉ को आर क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर को क्या कर लिया, न्यूटन ने यूज कर लिया टू प्रूव F is inversely proportional to 1 by r square। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ किया उन्होंने। F is proportional to 1 by r square by न्यूटन ने यही प्रूफ किया था, है ना, बाय न्यूटन ने हमको यही दिया था। ठीक, अब हमको r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर बाय केपलर। ठीक है, अब हमको पता है, आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी बच्चों, ये कैसे प्रूफ करना है ये देखना है हमको, ये कैसे न्यूटन ने कैसे प्रूफ किया, इसका यूज करके, है ना, इसका यूज करके न्यूटन ने कैसे प्रूफ किया। अच्छा, इसमें एक चीज और बता दूं बच्चों कि ये आर क्यूब अगर मैं प्रोपोर्शनल लिमिट हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लग जाता है के, है ना, तो आर क्यूब बाय टी स्क्वायर को तो ट्रांसपोज करेंगे तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा।
तो इस चीज को यूज करके न्यूटन ने क्या प्रूफ किया था, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैसे प्रूफ किया था वो देखेंगे बच्चों। चलो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर या राउंड शेप, जरूरी नहीं है सर्कुलर, अगर राउंड शेप में क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है, राउंड शेप में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो हमेशा वो सेंटर की तरफ क्या करेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, अप्लाई करता है सेंटर की तरफ, जिसके कारण वो बंधा हुआ होता है। जैसे कि मैरी गो राउंड आप लोग ने झूला होगा, है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब वो मैरी गो राउंड में हम खड़े हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, चारों तरफ जब उसको घुमाने लगते हैं गोल गोल, तो हम उस पर खड़े होकर हम भी गोल गोल घूमने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, पर हम गिरते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, सेंटर की तरफ, मैरी गो राउंड के सेंटर की तरफ हम क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसके कारण हम बंधे हुए होते हैं उसके साथ, हमको दिखाई नहीं देता वो फोर्स, पर हम बंधे होते हैं। या फिर आप बोलोगे कि हम पकड़े रहते हैं ऐसे, है ना, तो जब पकड़े हुए हैं और बॉडी हमारे पीछे की तरफ जा रही है फिर भी हम गिर नहीं रहे, तो पकड़े हुए हैं। तो क्यों पकड़े हुए हैं, तो वो पकड़ने में जो हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों mv²/r। आपको ये याद रखना है कि जब भी राउंड शेप में कोई पार्टिकल अगर ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है, हमेशा सेंटर की तरफ क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। उस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r, है ना, ये मिल गया हमको। अब यहाँ पे देखो, ये मास तो रहेगा कांस्टेंट, ये मास कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, मास कांस्टेंट है, तो मतलब फोर्स जो है वो इनवर्सली फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसकी, v²/r के। क्लियर बच्चों, फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, v²/r के। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सर्कुलर राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एक सर्कुलर राउंड में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, है ना, किसके इक्वल होगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कुलर राउंड में वो कितना ट्रेवल करेगा, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 2πr/t, है ना, 2πr/t हो गया। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया 2πr/t। अब यहां पे देखो, ये 2π जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना, तो v इज प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं r/t, v इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, r/t। v का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, अगर भी स्क्वायर करेंगे r²/t, है ना, क्या मिल जाएगा, सॉरी r²/t² हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया मैंने, इस इक्वेशन में क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो v² इज प्रोपोर्शनल टू r²/t² हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें r/r से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो v² प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, r³ इंटू 1/r, है ना, क्या मिल जाएगा, 1/r। अब v², अब यहां पे देखो, ये जो चीज है वो क्या है, कांस्टेंट है। कैसे, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ हमने देखा है कि r³/t² इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, v² इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में क्या करो आप, f इज प्रोपोर्शनल टू v² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/r लिख सकते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे एक और 1/r है, तो क्या हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू मिल जाएगा 1/r²। तो ये ऐसे ही प्रूफ किया था न्यूटन ने, और इस प्रूफ को यूज किया था किसमें, ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या मिला था, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। समझ में आया बच्चों। जब भी हम सर्कुलर राउंड में घूमते हैं तो हम सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्म होता है mv²/r। m जो है कांस्टेंट है, मास तो चेंज नहीं होगा, सर्कुलर राउंड में घूम रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि प्लैनेट का मास चेंज हो जाएगा, नहीं, मास तो सेम रहेगा, तो मास कांस्टेंट, देयरफॉर F इज प्रोपोर्शनल टू v²/r। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हमने। अब वो एक सर्कुलर राउंड को घूमने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2πr/t हो जाएगा।
यहाँ पे देखो 2 पाई जो है वो कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हटा दिया मैंने, तो प्रोपोर्शनल टू हो गया r बाई टी। अब इन दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हो गया। अब इस साइड में क्या करता हूँ, r बाई r से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये r बाई r से मल्टीप्लाई कर r r कैंसिल और आपको यही वापस मिल जाएगा, तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो बेसिक मैथ्स रूल है ना। तो r क्यूब हो गया बाई टी स्क्वायर इंटू 1 बाई r अलग से लिख दिया। अब ये चीज जो है केपलर के सेकंड थर्ड लॉ से हमको पता चला कि r क्यूब बाई टी स्क्वायर जो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट हो गया। अब ये कांस्टेंट है तो v स्क्वायर जो प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया 1 बाई r। इक्वेशन 1 में मैं v स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन r लिख दिया, और 1 अपॉन r ऑलरेडी यहाँ पे है एक और, तो 1 अपॉन r इंटू 1 अपॉन r क्या हो जाएगा 1 अपॉन r स्क्वायर। ये हमारा न्यूटन जी ने फिर उसमें किसने यूज किया, ग्रेविटेशनल फोर्स में यूज किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो कहानी है न्यूटन जी की खत्म हो जाती है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे, और भी स्टोरी पढ़ेंगे, और भी कहानियां देखेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बच्चों।